क्यों? एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया था, लैंगमुयर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, ठीक है। अब देखो लैंगमुयर का फॉर्मूला क्या होता है, किसका होता है, लैंगमुयर का। इसको हम दूसरी फॉर्मूला में ऐड कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आता है। ये हमारे पास लैंगमुयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का हमारे पास जो फॉर्मूला आया था, ये आया था x/m को क्या लिखा था वहां पर, फ्रैक्शन, ठीक है, लिखा था, क्लियर है पॉइंट। और फ्रेंड इसमें क्या आया था हमारे पास, x/m के p की पावर 1/n। तो ये दोनों फॉर्मूले हमने ड्राइव कर रहे थे, कैसे, जब हमने वेरिएशन कराया था प्रेशर के साथ एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर हमने प्रेशर के साथ क्या कराया था, वेरिएशन कराया था। तो हमारे पास ये वैल्यू x को क्या बोलते हैं हम, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, m क्या था हमारे पास, मास ऑफ एडजॉर्बेंट, ठीक है। हम एडजॉर्बेंट को क्या रखते थे, यूनिट मास, तो हमारे पास x/m टर्म बन जाती थी हमारी एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले हम कब पढ़ रहे थे, जब हम क्या करा रहे थे, किसी भी सरफेस पर गैस के पार्टिकल्स को एडजॉर्ब करा रहे थे, जब भी तो करा रहे थे, सॉलिड सरफेस है मेरे पास और ये मेरे पास क्या है, गैस के पार्टिकल्स। तो आपको पता है जब हम गैस के पार्टिकल्स, गैस के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसकी कंसंट्रेशन रिलेट करते हैं किसके साथ, प्रेशर के साथ, किसके साथ, प्रेशर के साथ, समझ में बात नहीं, क्लियर है, पता। अब हमें जो पढ़ना है अपना नेक्स्ट टॉपिक वो है एडजॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट्स, किसका, एडजॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट्स फ्रॉम सॉल्यूशन, एडजॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन बाय सॉलिड एडजॉर्बेंट, हेडिंग लगाओ, एडजॉर्प्शन ऑफ solute from solution by solid adsorbent, by solid adsorbent, ये हमारी हेडिंग है। हमें पढ़ना है एडजॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन बाय सॉलिड एडजॉर्बेंट। अब तक जो हम पढ़ते हुए आ रहे थे एडजॉर्प्शन ऑफ गैस बाय सॉलिड एडजॉर्बेंट। हमें इतना पढ़ना है बस, थ्योरी इसके बारे में हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, केवल फॉर्मूला ही ड्राइव करेंगे। अब देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है, लिक्विड, क्या है, लिक्विड। हम क्या करा रहे हैं, सॉलिड को सॉलिड एडजॉर्बेंट पर एडजॉर्ब करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन आएगी वो गैस के केस में क्या रहेगी, प्रेशर आ रही थी, लेकिन लिक्विड के केस में किससे इंडिकेट करेंगे उसको हम, सी से, किससे इंडिकेट करेंगे, सी से, क्लियर, समझ में बात है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा फ्रेंड्स का वो कैसा आ जाएगा, सी की पावर 1/n, समझ में बात है, क्लियर है। नेक्स्ट x/m इक्वल टू kc की पावर 1/n। तो लिक्विड के केस में हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, ये वाला, समझ में आता है। अगर आपका क्वेश्चन आए कि एडजॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन बाय सॉलिड एडजॉर्बेंट, तो x/m की वैल्यू निकालो, उसमें कंसंट्रेशन गिवन होगी और k की वैल्यू गिवन होगी। तो आप क्या निकालोगे, कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट अप करो, k की वैल्यू पुट अप करो और एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन आप निकाल सकते हो, क्लियर पॉइंट, ओके। नोट करो फॉर्मूला,
गया? देखो आपको पता है एक्सपायन क्या होता है? एक्सटेंड ऑफ एडजॉर्प्शन होता है। सी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, तो सी का है यहां पर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। पॉइंट किधर है? समझ में बात आ गई? ठीक है, ओके, नोट डाउन करो इसको, कर लिया? ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कैटलिस्ट। हेडिंग लगाओ कैटलिस्ट। केमिकल काइनेटिक्स सब में रिवाइज कर रखी है। जिसने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रखी होगी उसे टॉपिक समझ में आता है। ठीक है, अब देखो कैटलिस्ट। अब हमारे पास रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स। फर्स्ट रिएक्शन जो होती है मेरे पास वेरी फास्ट रिएक्शंस, दूसरी स्लो रिएक्शन, तीसरी मॉडरेट रिएक्शन। आपको पता है कैटलिस्ट क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज। अब मुझे ये बताओ, जो मेरी रिएक्शन वेरी फास्ट है, वेरी फास्ट रिएक्शन, क्या उसमें मुझे कैटलिस्ट की नीड पड़ेगी? नहीं पड़ेगी ना। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? देखो कि मेरे पास ये रिएक्शन है NaOH प्लस HCl gives NaCl प्लस वाटर। तो इस रिएक्शन में मुझे कोई नीड नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये कैसी रिएक्शन है? आयनिक रिएक्शन है, और ऐसी रिएक्शन कुछ सेकंड्स में ही कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, क्लियर पॉइंट? समझ में आ रहा है? तो ऐसी रिएक्शंस को कराने के लिए हमें कैटलिस्ट की नीड नहीं होती, क्योंकि कैटलिस्ट क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को एनहांस करता है, एनहांस द रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर? अब देखो एक रिएक्शन और है मेरे पास AgNO3 प्लस HCl gives AgCl प्लस HCl। अब यहां बताओ क्या है? फास्ट रिएक्शन है या स्लो रिएक्शन है? फास्ट रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि यहां पर PPT फॉर्मेशन हो रही है HCl की, व्हाइट PPT। ठीक है, आयनिक रिएक्शन है, आयन से यहां पर इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ऐसी रिएक्शन के लिए हमें कैटलिस्ट की नीड नहीं होती। समझ में आते हैं? क्योंकि ऐसी रिएक्शन कुछ ही सेकंड्स में कंप्लीट हो जाती है। अब सेकंड टाइप की रिएक्शन आती है मेरे पास स्लो रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? स्लो रिएक्शन। और स्लो रिएक्शन का एग्जांपल बताइएगा कोई? रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, क्या कभी रस्टिंग कराने के लिए कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है? हमें कैटलिस्ट की जरूरत क्यों पड़ना चाह रही है? क्योंकि हमें जरा में कोई रिएक्शंस करानी है। मान लो मुझे ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, मुझे ऑक्सीजन चाहिए 1 घंटे में। ठीक है, क्लियर है? 1 घंटे में ऑक्सीजन चाहिए कि हाँ कोई पेशेंट आएगा, उसे ऑक्सीजन की नीड है, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, तो कोई केमिकल रिएक्शन करना होगा जिससे ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन करा रहा हूं तो 4 घंटे में ऑक्सीजन बन रही है। ठीक है, चाहिए मुझे 1 घंटे में, तो मैं क्या करूंगा? वहां पर कैटलिस्ट ऐड कर, तो वो क्या मिलता है मुझे? ऑक्सीजन। 1 घंटे में मुझे ऑक्सीजन मेरी मुझे मिल जाएगी। क्यों? कैटलिस्ट मैंने वहां पर
ऐड कर दिया, जिसने क्या करा, रेट ऑफ रिएक्शन को एनहांस कर दिया और जो प्रोडक्ट बनाने की स्पीड थी वो क्या हो गई, फास्ट। ठीक है, लेकिन रस्टिंग ऑफ आयरन कितना तेज रहता है कंप्यूटर में, हम पेंट वगैरह करते हैं आजकल तो आयरन पर, ठीक है, तो रस्टिंग नहीं होती है। लेकिन रस्टिंग कराने के लिए भी आयरन पर 6 मंथ से 1 ईयर के बीच लगता ही है नॉर्मल, ठीक है, 6 मंथ से 1 ईयर कितना टाइम लगता है। हम कितना भी उसमें कैटलिस्ट ऐड करा दें तो उसकी स्पीड इतनी इंक्रीज नहीं कर सकते कि हमें कुछ आवर्स में रस्टिंग हमारी हो जाए, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन के लिए हमारे कैटलिस्ट की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, समझे बात है। अब बात आई मेन बात पे आ जाओ, मॉडरेट। कौन सी रिएक्शन, मॉडरेट। ऐसी रिएक्शन जिनका कंप्लीशन कुछ डेज में होता है, कुछ मंथ्स में होता है, ठीक है, कुछ आवर्स में होता है, क्लियर है। तो उस टाइम को डिक्रीज करने के लिए, उसकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, और जो टाइम वहां पर कंप्लीट होने में लग रहा है रिएक्शन को, उस टाइम को हमें क्या करना है, कम करना है, डिक्रीज करना है। तो हम क्या करेंगे, वहां पर कैटलिस्ट का एडिशन कर देते हैं। जैसे मान लो ये रिएक्शन है मेरे पास, ठीक है, 2SO2 प्लस O2 गैस 2SO3, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रही है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहां पर एक कैटलिस्ट यूज होता है, इसे याद है, V2O5। कौन सा होता है, V2O5। इस SO3 का हम यूज करते हैं H2SO4 बनाने में, क्या यूज करते हैं, H2SO4 बनाने में सल्फर ट्राइऑक्साइड का यूज करना होता है। हमें H2SO4 चाहिए, हमें H2SO4 चाहिए, तो H2SO4 बनाने के लिए प्योर फॉर्म में हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड की नीड होगी। सल्फर ट्राइऑक्साइड किससे बनेगी, SO2 से और रिएक्शन शुरू है, तो हमने क्या ऐड कर दिया, वहां पर कैटलिस्ट ऐड कर दिया, जिसकी वजह से इस रिएक्शन का रेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया और हमारे पास SO3 में मिल गई है, जिसका हम यूज करेंगे H2SO4 बनाने, ठीक है, समझ में आता है, नोट करो।
is a substance, a catalyst is a substance when added to reacting system, when added to reacting system. A catalyst is substance when added to a reacting system increase the rate of reaction, increase the rate of reaction without itself being consumed. क्या बता रहा है ये कि मेरे पास कैटलिस्ट क्या है कैटलिस्ट कि हम किसी भी रिएक्टिंग सिस्टम में एक सब्सटेंस को क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं रिएक्टिंग सिस्टम में। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और फाइनली जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो जितनी अमाउंट में हमने यहाँ पर ऐड किया था अपना कैटलिस्ट, जितना हमने यहाँ पर कैटलिस्ट ऐड किया था उतनी ही अमाउंट में हमें यहाँ पर वो मिल जाए। समझ में बात? तो कैटलिस्ट क्या कर रहा है, उसको केवल रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है। अब इसका मतलब क्या है, हम एडजॉर्प्शन में से पढ़ क्यों रहे हैं? मेन बात ये कैटलिस्ट करता कैसा है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, उसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? एक डेफिनेशन में लिखेंगे आप the phenomena of increasing the rate of reaction, the phenomena of increasing the rate of reaction with the help of catalyst, is known as क्या बोलते हैं मुझे, is known as catalysis, ठीक है? ओके, समझ में बात आई? चलो हाँ जी, types of catalyst, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द फेस, क्या चीज, फेस ऑफ कैटलिस्ट एंड रिएक्शन मिक्सचर, मतलब कैटलिस्ट और रिएक्शन मिक्सचर के फेस पर हमने कैटलिस्ट को क्लासिफाई किया है। किसका करा है, कैटलिस्ट को क्लासिफाई किया है हमने। किसको, कैटलिस्ट को, किसके बेसिस पर, फेस के बेसिस। फेस पता है, एक्वस फॉर्म, सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, गैस फॉर्म। ठीक है, तो फेस के बेसिस पर हमने कैटलिस्ट को क्या करा, क्लासिफाई किया। ठीक है, कैटलिस्ट के फेस पर और रिएक्शन मिक्सचर के फेस पर। रिएक्शन मिक्सचर मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट किस फेस में है, हमारा रिएक्टेंट्स, हमारा प्रोडक्ट किस फेस में हमें मिल रहे हैं, सॉलिड सॉलिड है या लिक्विड लिक्विड है या एक्वस फॉर्म में है, किस फॉर्म में हमारे रिएक्शन मिक्सचर है और कैटलिस्ट है, उसके बेसिस पर हमने कैटलिस्ट को क्लासिफाई किया। कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया है, 2 टाइप्स। कितने टाइप्स में, 2 टाइप्स। फर्स्ट टाइप आ रहा है हमारा होमोजीनियस, ठीक है,
homogeneous. Homogeneous. और second heterogeneous. ठीक है, क्लियर, समझ में बात है। अब आते हैं होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। ठीक है, होमोजेनियस किसे कहते हैं? तो आपने पढ़ा होगा, होमोजेनियस मिक्सचर पढ़ा है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर पढ़ा है। ठीक है, अब देखो होमोजेनियस क्या होता है। अगर हमारा कैटलिस्ट और रिएक्शन मिक्सचर सेम फेज में हो, किस फेज में हो? सेम फेज में हो, तो उस केस में जो कैटलिस्ट होगा वो कौन सा होगा? अगर डिफरेंट फेज में हो तो हेटेरोजेनियस। तो डेफिनेशन बन गई है, if the catalyst and reaction mixture are present in a same phase, then catalyst called homogeneous. And catalyst and reaction mixture are present in different phase, then catalyst called heterogeneous. अब लिखते हैं डेफिनेशन इसकी, देखो a catalyst which exists in the same phase as reactant is called homogeneous catalyst. ठीक है, डेफिनेशन दूसरी बन जाएगी, a catalyst which does not exist in the same phase, a catalyst which does not exist in the same phase as the reactant is called heterogeneous catalyst. एग्जाम्पल अब यहाँ पर देखो, एग्जाम्पल समझ लो, मेरे पास जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो किस फेज में है? गैस। ऑक्सीजन गैस फेज में, SO3 गैस फेज। तो मेरा पूरा रिएक्शन मिक्सचर गैस फेज में प्रेजेंट है। ओके, समझ में आता है? मेरा जो कैटलिस्ट है NO किस फेज में है? गैस फेज। तो ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया? होमोजेनियस। दूसरा यहाँ पर कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? याद है किसी को? क्या होता है? Fe। कौन सा होता है? Fe। Fe किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। ये गैस फॉर्म में और गैस फॉर्म में। देखो यहाँ पर नाइट्रोजन किस फेज में? मेरा गैस फेज में। किस फेज में? गैस। हाइड्रोजन गैस में, NH3 गैस में, और Fe मेरा सॉलिड। तो डिफरेंट फेज हो गया। A catalyst which does not exist in the same phase called heterogeneous, which exist in the same phase called homogeneous। इस पॉइंट का ही है, ठीक है। हो गया।
देखो यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल, देखो सभी मेरे लिक्विड फॉर्म में है। कैसे है बेटा? लिक्विड फॉर्म। कैसे है? लिक्विड फॉर्म। ठीक, HCl मैंने ऐड करता है लिक्विड फॉर्म कैटलिस्ट। HCl यहां पर करेगा क्या? HCl का काम क्या है? विजय H प्लस Cl माइनस, तो इसके पास क्या है? H प्लस। तो H प्लस की कंसंट्रेशन को एनहांस करेगा यहाँ पर, जब तो हमारा CH3COH बनेगा और CH3OH बनेगा। ठीक है, तो इसका काम क्या है? यहाँ पर H प्लस प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो देखो कर क्या रहा है, सेम फेज में चल रहा है। ये लिक्विड है मेरा एस्टर, ये मेरा वाटर लिक्विड है, ये CH3COH लिक्विड फॉर्म में है, इथाइल अल्कोहल भी मेरा लिक्विड फॉर्म में, और साथ के साथ मेरा HCl भी यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो क्या हो गया, मैं HCl क्या बोल सकता हूँ कि इस रिएक्शन के लिए मेरा HCl होमोजेनियस कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो हेटेरोजेनियस के लिए। ठीक है, क्या है मेरा 2SO2 गैस। क्या है ये? गैस। देवेंद्र SO3 किस फॉर्म में है यहाँ पर? गैस फॉर्म में। लेकिन जो कैटलिस्ट है प्लैटिनम, वो किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। तो यहाँ प्लैटिनम का बिहेव कैसा हो गया? हेटेरोजेनियस है। समझ में बात आ गई? ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। हेटेरोजेनियस कैटलिसिस mechanism of heterogeneous अब बात आई कैटलिस्ट का रोल एडजॉर्प्शन में कैसे होता है, उसकी मैकेनिज्म, उसके स्टेप्स। ठीक है,
समझ में आते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, देखो यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन सबको याद है? मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देखो यहाँ पर मैकेनिज्म समझ लो एक बार, मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी, थोड़ा ध्यान देना है। देखो यहाँ 5 मिनट समझ लो जल्दी जल्दी, ठीक है। मेरा एक मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट है, एक मॉलिक्यूल मेरा सरफेस पे प्रेजेंट है, ठीक है। जब ये समझ में आएगा कि फ्यूजन कैसे होगा और एडजॉर्प्शन कैसे होगा, तो क्या करेगा, देखो बल्ब के चारों ओर क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से कैसा है, बैलेंस स्टेबल है, एनर्जी कैसी होगी, लेस, ठीक है। सरफेस का मॉलिक्यूल इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से लग रहा है, नीचे से लग रहा है, लेकिन ऊपर से तो एनर्जी मोर है, अनस्टेबल। तो ये पार्टिकल, सरफेस का पार्टिकल अपने आप को बैलेंस करने के लिए किसी दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कराएगा। क्या कराएगा, अट्रैक्ट कराएगा। अट्रैक्ट हो जाएगा, चारों तरफ से फोर्स लग जाएगा इसका, और ये क्या हो जाएगा, बैलेंस। इसी कारण जो पार्टिकल्स एडजॉर्प्शन प्रोसेस से होकर के सरफेस पे ही रहते हैं, बल्ब में नहीं जाते हैं। क्यों, सरफेस पार्टिकल उन्हें अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू बांधे हुए रखते हैं, ठीक है। अगर वे बल्ब में पहुंचा देंगे तो सरफेस के पार्टिकल फिर क्या हो जाएंगे, अनबन जाएंगे, क्लियर है। वहां पर फिर एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा, मतलब एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। एडजॉर्प्शन की जगह क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन, क्योंकि पार्टिकल कहां चले गए, बल्ब में चले गए और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। एडजॉर्प्शन तो वहां हुआ ही नहीं, क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन। क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, क्लियर है, समझ में आता है। अब यही चीज आपको यहां याद रखनी है। मैं क्या बोल रहा हूं, हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। क्या बोल रहा हूं, हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। तो हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट में मेनली जो हमारा कैटलिस्ट हम यूज करते हैं वो किस फॉर्म में यूज करते हैं, किसे, सॉलिड फॉर्म। किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म। किस फॉर्म में यूज करते हैं, सॉलिड फॉर्म में। और रिएक्टेंट गैस फॉर्म। किस फॉर्म में यूज करते हैं, गैस फॉर्म, ठीक है। तो देखो यहां पर ये मेरे पास क्या है, मेरा एडजॉर्बेंट है जो कैसा बिहेव कर रहा है, यहाँ पर कैटलिस्ट कैसे बिहेव कर रहा है, समझ में आता है, चलिए। तो डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, टूटना, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। तो जब गैस के पार्टिकल्स इसके पास आएंगे, ठीक है, यहां से यहां तो इनकी कंसंट्रेशन हाई है ना, यहां लो हो जाएगी। मैंने बताया था एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है ना। मैंने बताया था एंट्रोपी, जब मैंने ये बताया था आपको कि एंट्रोपी डिक्रीज होती है आपके एब्जॉर्प्शन में, याद करो, बताया था। देखो यहाँ पर गैस रैंडम कर सकती है, कंसंट्रेशन मोर है, ठीक है, लेकिन जैसे सरफेस पे जाएगी इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, मॉलिक्यूलर मोशंस नहीं कर पाएंगे, तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। याद कर लो, डिवीजन कर लो इसका, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर गैस के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल यहाँ पर आकर डिफ्यूज हो रहे हैं सॉलिड कैटलिस्ट। क्या हो रहे हैं, सॉलिड कैटलिस्ट पर आकर डिफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, समझ में बात है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, गैस के पार्टिकल सॉलिड पर क्या आके डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब
ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? वैसे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन थोड़ी एडजॉर्ब होगी, ऐसे एडजॉर्ब नहीं होगी, हाइड्रोजन ब्रेक होगी और H पार्टिकल्स यहाँ पर एडजॉर्ब होंगे, डिफ्यूज होके एडजॉर्ब होंगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? डिफ्यूजन होता है। क्या होता है? डिफ्यूजन। क्लियर हो? पर नोट करो इस पॉइंट को। बस इस पॉइंट को याद रखना है, ठीक है? उस पॉइंट को याद रखना है, ठीक है? जनरली हम ऐसा ही करते हैं, जनरली हमेशा अब जब हमारे पास क्या हो गया, हमारे मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज हो चुके हैं, तो अब जब कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होगा? एडजॉर्प्शन। क्या होगा? एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है? एडजॉर्प्शन क्या होता है? ये मेरे पास मेरा कैटलिस्ट आ गया सॉलिड फॉर्म में, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको? क्या होती है? लैंग्वेज में बताया था कैविटीज। क्या होती हैं? साइड्स बोलते हैं जिनको हम, बताया था। ठीक है, बताया था ऐसे। तो यहाँ पर जो गैस डिफ्यूज हुई वो क्या हो जाएगी? यहाँ पर एडजॉर्ब हो जाएगी। बताया था इस फॉर्म में, बताया था। फिर गैस के पार्टिकल्स यहाँ पर क्या हो गए? एडजॉर्ब हो गए। क्लियर है? गैस पार्टिकल्स, समझ में बात आई? सेकंड स्टेप में जब एक बार उनके पार्टिकल्स ब्रेक डाउन हो गए, डिफ्यूज हो गया, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आ गए, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर उनका सॉलिड पार्टिकल्स क्या कर लेंगे? उनको अट्रैक्ट कर लेंगे और एडजॉर्ब और अपने आप को बैलेंस कर लेंगे कैटलिस्ट के पार्टिकल्स। ठीक, समझ में आ गया? तो कैटलिस्ट क्या कर रहा है यहाँ पर? अपने जो सरफेस के पार्टिकल्स थे उनको बैलेंस करना है। ठीक है, और कोई रोल नहीं करना। क्या करता है? केवल बैलेंस करता है अपने आप। ठीक, अब बैलेंस करके क्या करेगा? इन सभी की रिएक्शन करा देगा और क्या बना देगा? एक प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्मेशन कर देगा। क्या कर देगा? फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो थर्ड स्टेप नोट डाउन करो इसको। थर्ड स्टेप में क्या होगा? थर्ड स्टेप में क्या होगा? यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ पर देखो, जैसे ही पार्टिकल्स एडजॉर्ब हुए, क्या हुए? एडजॉर्ब हुए। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर बाद में? एडजॉर्ब होने के बाद इसकी सरफेस पर एक हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। जो रिएक्टेंट के पार्टिकल्स एडजॉर्ब हुए थे और रिएक्टेंट के पार्टिकल एडजॉर्ब हो गए, कैटलिस्ट ने एडजॉर्ब कर लिए, अपने आप को बैलेंस कर लिया, उसके बाद क्या करेगा? वो यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर देगा। ठीक, क्या कर देगा? प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर देगा। देन अब प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया, अब प्रोडक्ट को यहाँ से रिमूव कराना है, तो कौन सा प्रोसेस होता है? तो फोर्थ स्टेप कौन सा आएगा? डिसॉल्व। फोर्थ स्टेप कौन सा है? डिसॉल्व। डिसॉल्यूशन ऑफ प्रोडक्ट। क्या चीज? डिसॉल्यूशन। हमें प्रोडक्ट को ऐसे रिमूव करना है, वो तो बैलेंस हो गया सर। तो सुनो, कैटलिस्ट के पार्टिकल्स क्या करा? एडजॉर्ब किया रिएक्टेंट्स को। हम कैटलिस्ट का रोल कर क्यों रहे हैं यहाँ पर? कैटलिस्ट क्या यूज कर रहा है यहाँ पर? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है। तो वो कैसे इंक्रीज कराएगा? अपने आप को
अपने आप पर क्या करेगा, गैसेस पार्टिकल्स को एडजॉर्ब कराएगा। ठीक है, एडजॉर्ब कराने के बाद अब प्रोडक्ट बना रहा है। क्या बना रहा है, प्रोडक्ट। अब हमें वहां से प्रोडक्ट हटाना भी तो है, तो हमें जो हमने प्रोसेस करवाया उसको रिवर्स करना पड़ेगा। क्या करवाया, उसका रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार हमने पार्टिकल्स यहां पर कर लिए। ठीक है, पार्टिकल्स एडजॉर्ब करा दिए गैसेस के, रिएक्टेंट के। अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, देन अब उस प्रोडक्ट को हमें चाहिए भी तो हमें प्रोडक्ट वहां से रिमूव भी करना है। तो हम क्या करेंगे, डिसॉर्प्शन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, प्रोडक्ट डिसॉर्प्शन हो जाएगा। नेक्स्ट फिर डिफ्यूजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन। फिर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, फिर कैटलिस्ट पर फिर दूसरे पार्टिकल्स आएंगे, फिर प्रोडक्ट बनेगा, फिर डिसॉर्प्शन होगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, तो फाइनली में हमें कैटलिस्ट हमारा क्या मिल जाता है, कैटलिस्ट में कुछ इफेक्ट नहीं होता, कोई उसका कुछ कंज्यूम वहां पर नहीं होता है। उसके सरफेस के पार्टिकल्स बैलेंस करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, और प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं। देन कैटलिस्ट के पार्टिकल्स फिर अनबैलेंस हो जाएंगे सरफेस। क्लियर हो गया, समझ में बात है? दोबारा बता रहा हूं। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। किस पर डिफ्यूजन हो रहा है, कैटलिस्ट पर। ये पार्टिकल्स डिफ्यूज हो रहे हैं, फिर एडजॉर्ब हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, एडजॉर्ब। थर्ड पॉइंट, प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अब प्रोडक्ट बन गया तो प्रोडक्ट को रिमूव करना है, तो एडजॉर्प्शन का उल्टा डिसॉर्प्शन। फिर कैटलिस्ट बच गया, फिर दूसरी रिएक्शंस कराएंगे, दूसरे गैसेस पार्टिकल्स आएंगे, फिर डिफ्यूजन होगा, फिर एडजॉर्प्शन होगा, फिर प्रोडक्ट बनेगा, फिर डिसॉर्प्शन होगा, फिर डिफ्यूजन होगा। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ठीक है, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो हमारा कैटलिस्ट हमें बिना कंज्यूम के मिल जाएगा। विदाउट कंज्यूम हमें जिस अमाउंट में हमने लिया था वो हमें मिल जाएगा, क्योंकि उसका रोल केवल क्या है, उसके सरफेस पार्टिकल को बैलेंस करना बाय एडजॉर्प्शन और फिर प्रोडक्ट बनाना, देन प्रोडक्ट को वहां से रिमूव करना। ये उसका काम है, इसलिए वहां पर कंज्यूम नहीं होता। ठीक है, तो केवल एडजॉर्प्शन के थ्रू ही रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करना। ठीक है, समझ में आता है? तो ये 5 स्टेप होते हैं।